नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बीजेपी बनाम 3 परिवार, घाटी में क्या आपकी बार भगवा सरकार है? फारूक अब्दुल्ला बोले बीजेपी ही पाकिस्तानी एजेंट है। क्या इसका करारा जवाब आएगा? जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग होने के बाद जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के 3 परिवारों को टारगेट किया। अमित शाह ने कहा कि अगर 3 परिवारों की सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाएगा और ये लोग पाकिस्तान के एजेंडे को फिर से चलाने लगेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस हमले के बाद पलटवार किया। उमर अब्दुल्ला बोले कि बीजेपी अब यहां कोई नया डायलॉग लेकर आए। 3 परिवार वाला डायलॉग पुराना हो गया। महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाया होता तो जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान में होता। ऐसे में सवाल है कि क्या 3 परिवारों की सियासी चाहत ने ही जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ाई, जो बीजेपी कह रही है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर के ये 3 परिवार पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं? इसी पर हमारी आज की डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। के तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। तीन परिवार, 370 और पाकिस्तानी एजेंडा, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा जम्मू कश्मीर का चुनाव। क्या 3 परिवारों की सत्ता की चाहत ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी में धकेल दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 वापसी का एजेंडा, कांग्रेस की मौन सहमति और उस पर पाकिस्तान के मंत्री का बयान, क्या इससे एक संदेश जा रहा कि 370 वापसी की बात करना पाकिस्तानी एजेंडे को हवा देना है? पहले प्रधानमंत्री मोदी और आज अमित शाह ने फिर से 3 परिवारों की सियासत पर जम्मू कश्मीर से करारा प्रहार किया। चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। बीजेपी फ्रंट फुट पर है। 370 वापसी के बाद बदले जम्मू कश्मीर की तस्वीर को उसने अपनी ताकत बना लिया है। पाकिस्तान परस्त सियासत पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही। धरती भले जम्मू कश्मीर की है, लेकिन बीजेपी संदेश पूरे देश को दे रही। संदेश ये कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर और देश की अखंडता सुनिश्चित कर सकती है। अमित शाह बोल रहे थे तो उनकी बातों में खत्म हुई पत्थरबाजी का आत्मविश्वास था, दम तोड़ते आतंक का एहसास था, 370 के बाद विकास के रास्ते पर दौड़ते जम्मू कश्मीर का संतोष था। लेकिन लगता है ये बातें बड़े अब्दुल्ला को चुभ गई। फारूक अब्दुल्ला कह रहे उन्होंने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया, अलबत्ता उन्होंने बीजेपी को ही पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला। अफसोस इस बात का, पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं, जो पाकिस्तान करते थे वो नहीं छोड़ा। जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान के नाम पर तनाव यूं ही नहीं फैला। यूं ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह दोनों अब्दुल्ला गांधी मुफ्ती की तिकड़ी पर पाकिस्तान की छाया वाली सियासत का तोहमत लगा रहे। पहले अब्दुल्ला की पार्टी ने 370 वापसी को एजेंडे में शामिल किया। लाख पूछने पर कांग्रेस ने
इस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया और उधर से पाकिस्तान ने इसे अपने एजेंडे से जोड़ दिया। मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। Yesterday, Indian occupation forces conducted the first phase of a farcical election exercise in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On this occasion, we wish to remind India that given the IIOJK's internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. सिर्फ बड़े अब्दुल्ला नहीं बल्कि जूनियर अब्दुल्ला यानी उमर और महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी पर हमलावर है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं 3 खानदान सुन सुनकर लोग थक गए, बीजेपी कोई नया डायलॉग लाए। वहीं पाकिस्तान वाले राग पर महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार किया। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए। लोग अब ये 3 खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये 3 खानदान जो है ये हम हर इलेक्शन में सुनते हैं। लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस लाख कहे कि बीजेपी पाकिस्तान को बीच में ला रही, वो भले पाकिस्तान से कह रहे हो कि भारत के चुनाव में उसकी बयानबाजी का कोई मतलब नहीं, लेकिन सच तो यह है कि बयानों के जरिए वो पाकिस्तान को कवर फायर देते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि हमले रोकने के लिए पाकिस्तान से बात करें। महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान से बात जरूरी है। कांग्रेस के सैफुद्दीन सोच कह चुके हैं आतंकियों से भी बात करनी चाहिए। तो फिर बचा क्या? अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। छोटे अब्दुल्ला तो संसद पर हमले के दोष में अफजल की फांसी पर अफसोस तक जता चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई 3 परिवारों की सियासी चाहत ने ही जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ाई? क्या पत्थरबाजी बंद होने और युवाओं की नई सोच ने खानदानी सियासत पर ताला लगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार के चुनाव में क्या भगवा सरकार की आहट ने इतनी बौखलाहट भर दी कि चुनाव में जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, ललित अंबरदार जी कश्मीरी पंडित हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, गौरव कपूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी, आज शुरू आपसे कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन, बड़ा बयान है फारूक अब्दुल्ला का, और वो बयान ये है कि बीजेपी खुद पाकिस्तान के एजेंट है। देखिए राकेश जी, सच्चाई की बात यह है कि आज अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार की सच्चाई देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। यह है ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद। इसने 2016 में जम्मू कश्मीर पे वही बात करी थी जो कांग्रेस पार्टी का आज का स्टैंड है। मुझे बताइए किसने बोला आर्टिकल 370 हटना चाहिए? पाकिस्तान ने बोला। हिंदुस्तान में किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने बोला। क्या आपने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कोई ट्वीट देखा ये कहते हुए कि पाकिस्तान के आर्टिकल 370 के स्टैंड से अग्री नहीं करते? नहीं किया, क्योंकि इनमें आपस में पीछे की जुगलबंदी है। अब मैं आपको फारूक अब्दुल्ला के बयान सुनाना चाहता हूं। 6 मई 2024 को फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास एटम बॉम्ब है। क्यों भैया, पाकिस्तान के लिए इतनी क्यों बैटिंग कर रहे हो? उसके बाद 5 मई 2024 के अंदर वापस से फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो कश्मीर में। क्यों भाई, जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, क्यों पाकिस्तान से बातचीत करेंगे?
फिर क्या बोलते हैं 12 जून 2024 को फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान की सरकार के वजह से ही जम्मू कश्मीर में पीस आएगा। आज पाकिस्तान से हमने बात नहीं की, पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी और जम्मू कश्मीर में एक भी पत्थरबाज नहीं है। दिक्कत फारूक अब्दुल्ला को ये है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है गाजा जैसे हो जाएगी अगर हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ये किसके एजेंडे चल रहे हैं? ये पाकिस्तान के एजेंडे चला रहे हैं। बयान जो है ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है और ये सब कोटेड बयान है जो टाइम्स नाउ ने भी रिपोर्ट किया है। तो सवाल तो देश की जनता पूछेगी। और जब अब्दुल्ला की सरकार थी 2010 में हर 100 से ज्यादा पत्थरबाजों को किसने छोड़ा? मैं अब्दुल्ला परिवार ने छोड़ा। तो सवाल तो पूछा जाएगा देश की जनता द्वारा कि क्यों ऐसा होता है जब देश की जनता जब हम हिंदुस्तान की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो अब्दुल्ला परिवार कहते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। जब देश की जनता बालाकोट करती है तो ये कहते हैं कि भाई बालाकोट नहीं हुआ परंतु वहां पे से पेड़ गिरे। और जो आईएसआई का स्टैंड है आर्टिकल 370 पे, मैं आपको जनरल आसिम मुनीर का स्टैंड सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 370 पे जनरल आसिम मुनीर जब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही थी, वो यूएन के अंदर चले गए तो बोला था आर्टिकल 370 जो हिंदुस्तान ने एब्रोगेट किया गलत किया। और आज कांग्रेस भी यही बयान बोल रही है। ठीक है, मैं एक एक करके आऊंगा, प्रदीप भंडारी जी एक एक करके आऊंगा। और गौरव कपूर सवाल बहुत सीधा सा है, जितने बयान कोट किए कहिए तो 10 बयान मैं भी कोट कर देता हूं। भड़काऊ बोल फारूक अब्दुल्ला कहें, तिरंगा अभियान को तमाशा फारूक अब्दुल्ला बता दें, शर्त यह रख दें कि शांति चाहिए तो पाकिस्तान से जाकर बातचीत कर लीजिए, चीन का शासन तो इससे बेहतर है, उसके बाद कहें कि बीजेपी पाकिस्तानी एजेंट है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भाजपा में पूछना चाहता हूं कि भाजपा की पिछले 15 सालों से एक हिसाब से आप देखिए हुकूमत में सरकार रही तो फिर भाजपा ने अभी तक क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया? करे ना फिर उसके ऊपर अटैक, खाली बातें करती है बैठ के। आप बार बार अगर फारूक साहब कहते हैं कि भाई उनके पास भी आटम बम है, उनका कहने का क्या मतलब है? उनका कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ से आटम बम मारेंगे क्या वो आगे से लिहाज हमने जाके बालाकोट करा है, देखिए भूल गए क्या? ये जो मेरे भाजपा के जो मेरे मित्र में उम्मीद रखता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा सुनने की हिम्मत रखें। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है प्रदीप भंडारी, एक मिनट सुन लीजिए गौरव कपूर को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बोलिए गौरव कपूर। जी, अगर एटम बम की फारूक साहब बात करते हैं तो जिस मुल्क के साथ हमारी लड़ाई की अगर होती है तो उसके साथ में पास भी एटम बम है, तो कल अगर एटम बम इधर पड़ता है तो जो हिंदुस्तान की आवाम मरेगी, तो क्या करें? उसके चरणों में जाकर गिर जाएं? बाकी ये चीज नहीं गौरव कपूर, पाकिस्तान के चरणों में जाकर गिर जाएं? दुहाई सरकार की, तुम्हारे पास एटम बम है पाकिस्तान, हमसे लड़ाई मत लड़ना, हम डर गए तुम्हारे एटम बम से। आप ये चाहते हैं जाकर ये कहें हिंदुस्तान? देखिए, या तो देखिए आप भाजपा की सपोर्ट करने यहाँ बैठे हैं तो या फिर नहीं, मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं सर। मैंने पहले कहा कि मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन सर आप ऐसी बातें मत कहिए ना जिससे दिक्कत हो। आप अगर कहेंगे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो बतौर भारतीय नागरिक मुझे दिक्कत होती है कि उसके एटम बम से हम डर जाएंगे क्या, या हमारी सेनाएं इतनी सक्षम नहीं है? पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है, सुनिए एक बात मैं गौरव कपूर कह दूं, सुनिए सर, सुनिए एक बात कह दूं और फिर आप जवाब दीजिएगा। एक बात मैं कह देता हूं, नहीं गौरव कपूर सुनिए, एक बात कह देता हूं फिर आपको मैं भरपूर समय दूंगा। एक बात सिर्फ इतना सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं ना कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या सोचकर कहा पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो सर उसीलिए हिंदुस्तान दुनिया का चुनिंदा ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर ट्राइड संपन्न है। इसका मतलब आपको पता है, शायद पता होगा कि हम थल, नभ और जल तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तो ये जानिए। और जो मुल्क न्यूक्लियर ट्राइड बन गया ना, तो आप समझिए उसके ऊपर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है कि न्यूक्लियर अटैक कभी हो सकता है। मैं किसी मुल्क की बात कर रहा हूं। चलिए अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, भारत क्या शक्ति और क्या ताकत रखता है वो जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। जब भी बात देखिए, बड़ी सी बड़ी लड़ाई जो भी मुद्दा है हमेशा बैठ के ही हल हुआ, बातचीत करके। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की जब भी वहां से अगर फायरिंग होती है तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी नेता ने कहा कि आप बातचीत करिए। आप बार बार कहते हैं बंदूक की बात करते हैं, हम उनको आप बार बार कहते हैं, लेकिन कम से कम बात जो नहीं आप बार बार कहते हैं वो बैठ के ही खत्म होगी। गौरव कपूर, बार बार कहा जाता है जो भाजपा की बिना बातचीत के टारगेट किलिंग नहीं रुकने वाली है। कश्मीर में शांति रहिए, चाहिए तो पाकिस्तान से जाकर बातचीत करिए, कहिए तो मैं डेट, महीना, नेता का नाम सब कोट कर दूंगा। तो फिर आप मुझे बताइए ना, आज तक फिर 10 जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कम से कम 10 साल की हुकूमत को तो क्यों नहीं ये मसले रुके? तो वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप देखिए कि क्या करें, पाकिस्तान के चरणों में जाकर गिर जाए? आज तक कितने लोग हमारे जो यहाँ मरे? गौरव कपूर, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। देखिए मेरी बात, देखिए आ रहा हूं प्रदीप भंडारी। बोलिए गौरव कपूर। हेलो, बोलिए। देखिए हाँ।
जहां तक भाजपा के ये प्रवक्ता बोल रहे थे कि आप यहाँ पत्थरबाजी होती है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो सबसे पहले हीलिंग टच जो पॉलिसी लाई थी वो पीडीपी और इसकी बीजेपी की जब कोलिशन में सरकार बनी थी, इन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी लाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि उन लोगों को हम वापस लाएंगे घरों में जो लोग गलत रास्ते पे चले गए। जब ये उन जमातों के साथ टाई-अप करके ये चीजों को करे, हम करें तो हम लोग आपको गलत नजर आते हैं, आपको हम लोग पत्थर मैं ठीक है, मैं समझ गया सर। एक बात आपको बता दूं, गलत रास्ते का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दें, हम कहें कि आप गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो गलत रास्ते की परिभाषा ये नहीं हो सकती है, फिर वो आप हिंदुस्तान के विरुद्ध हैं, वो गलत रास्ता नहीं है, वो देश के खिलाफ रास्ता है, और देश के खिलाफ रास्ता इस देश में किसी को स्वीकार्य नहीं होगा, ये बात जानिए। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, तो फिर मैं अजय वर्मा आपके पास आता हूं। नहीं, भंडारी साहब ये कह रहे हैं ना हमने किया, तो हीलिंग टच पॉलिसी किसके? मैं कह रहा हूं राकेश जी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई बातचीत। अब आपको समझ में आया कि 26/11 के वक्त जब हिंदुस्तान पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, ये क्या कह रहे थे, अरे डॉजियर भेजो, ये तो हिंदू आतंकवाद है, और क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? नहीं की। जब हमारे अंदर आतंकवादी हमला करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया, हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने बालाकोट के अंदर जाके घुस के मारा। ये फर्क है, इनको कुछ पता नहीं क्या बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही आज है कि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर गिड़गिड़ा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हमको लोन दे दो, बचा दो। अब मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर कैसे बदला है। 66% टेरर अटैक्स के अंदर कमी हुई है, 0 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई है, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक के इंसिडेंट्स जो है वो 132 हुआ करते थे, 0 आ चुके हैं। 2010 के अंदर 6235 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट से अब 0 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट आ चुके हैं। ये फर्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं राकेश जी, एक चीज सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए राकेश जी, ये व्यक्ति कौन है? इस आतंकवादी ने हिंदुस्तान की संसद पे हमला किया, इसके ऊपर शोक कौन व्यक्त कर रहा है? इसके ऊपर शोक उमर अब्दुल्ला व्यक्त कर रहे हैं कि इसको उनका बस होता तो छुड़वा देते। तो आज आतंकवादियों के साथ तो खड़े उमर अब्दुल्ला हुए हैं, महबूबा मुफ्ती हुई है, कांग्रेस पार्टी हुई है, जो दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक में प्रूफ मांग रहे थे। क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग? गौरव कपूर एक छोटी सी बात का बात का बतंगड़ है। गौरव कपूर एक छोटी सी बात का जवाब 30 सेकंड अजय वर्मा दीजिए। बात का बतंगड़ कैसे हो गया? एक मिनट गौरव कपूर, एक छोटा सवाल छोटा जवाब। गौरव कपूर सुनिए ना सर, सवाल सुना करिए। मैं एक छोटा सा सवाल, चूंकि प्रदीप भंडारी बोल रहे थे बार बार, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वोट बैंक के लिए की गई है। एक बात मुझे बताइए, वोट बैंक के लिए हुई कि क्या हुई वो छोड़ दीजिए मसला, आप बताइए आपको खुशी हुई कि नहीं? देखिए ये चीज को आपको क्या, आप हर मंच पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कुछ भी हो, वर्कर, उसको आप पूछते हैं, एक भारतीय होने के नाते सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी से रिलेटेड हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, हमारे देश के ऊपर, हमारी रियासत पर अगर कोई किसी तरीके का हमला करेगा, उसका हम क्यों नहीं जवाब देंगे? नहीं ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, अरे नहीं मैं पूछ रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, हमारे जवानों ने उस पार जाकर आतंकियों को मार दिया, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए हमारे जवान, मैं अपने जवानों को सलूट करता हूं, लेकिन हमारे जवान जो जंगलों में जाके इस तरह के एनकाउंटर करते हैं ना, उस वक्त सबसे पहले जम्मू कश्मीर। अरे आपको खुशी हुई कि नहीं हुई गौरव कपूर? वो काम आते हैं, हमारे जवानों ने अपने जान को हथेली में रखकर, उन्हीं की मदद से आप इन लोगों को ढूंढ पाते हैं। जान को हथेली पर रखकर लोगों की मदद, सीमा के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। गौरव कपूर बतौर एक भारतीय आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? रास्ता नहीं पता गौरव कपूर, अगर वो जंगलों में जाता है, उसको लोकल जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हेल्प करते हैं। गौरव कपूर, अरे मैं कह तो रहा हूं कि मदद करते हैं, अरे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इनकी एंटी नेशनल मानसिकता एक्सपोज कर दी। गौरव कपूर आपको खुशी हुई कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से? देखिए मैं सिर्फ इस बात का जवाब हाँ या ना मैं चाहता हूं। भाजपा हमें बताएगी हम कितने नेशनलिस्ट हैं। नहीं, बिल्कुल भाजपा नहीं बताएगी, बिल्कुल भाजपा नहीं बताएगी। गौरव कपूर, मैं पूछ रहा हूं आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जरूर लूंगा। नहीं, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, सिर्फ 1 मिनट। अरे मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा, पहले मुझे बताइए आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जब हिंदुस्तान में मैं आप जितना कहूं, गौरव कपूर बोलती बंद अगर किसने की थी? अरे गौरव कपूर सुनिए, सर सुनिए ना प्लीज। तो उस वक्त मैं कह रहा हूं, अरे सुनिए ना, मैं ललित अंबरदार, अजय वर्मा, प्रदीप भंडारी, सबका समय आपको दे दूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं आपको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से खुशी हुई कि नहीं हुई? देखिए आपका ये जो सवाल है ना, आप भी एक तरीके का कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर हैं, जो भी हैं, वो आपको एंटी नेशनल लगते हैं। अरे मैंने कहा, पूछूं, अरे मैं कह रहा हूं जितना मैं नेशनलिस्ट हूं गौरव कपूर, उतने ही आप भी हैं।
जितना मैं भारतीय हूं, जितना प्रदीप भंडारी, जितना ललित अंबरदार, जितना अजय वर्मा भारतीय हैं, उतना ही आप भी भारतीय हैं, गौरव कपूर भी भारतीय हैं। मैं आपको अपना भाई मानता हूं। मैं पूछ रहा हूं, मुझे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से मेरे कलेजों को बड़ी ठंडक मिली, बहुत खुशी हुई। उतना खुश मैं अपने जीवन में कभी नहीं हुआ। आपको हुई कि नहीं हुई, मैं बस ये जानना चाहता हूं। देखिए, अगर आप भारतीय होने के नाते अगर आपको बहुत खुशी हुई तो फिर आप हमसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि हमें खुशी हुई हो? तो बता खुशी हुई दीजिए कि ना। नहीं हुई? अच्छा चलिए, प्रदीप भंडारी आपको खुशी हुई? हाँ या ना? प्रदीप भंडारी खुशी हुई आपको कि नहीं? बेहद खुशी हुई। चलिए, ललित अंबरदार आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जवानों को सैल्यूट करता हूं ठीक है। ललित अंबरदार आपको खुशी हुई कि नहीं? एक लाइन में बोलिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? राकेश भाई, हम कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर के अंदर इसलिए हुआ क्योंकि हम तिरंगा छाती पे लेके घूमते थे। वादी के एक कोने से दूसरे कोने तक है और हम हिंदू हैं, सनातनी है, इसका हमें गर्व है। भारत की तरफ से जो भी दुश्मन, चाहे वो अंदर में है या बाहर में है, चाहे अंदर बुरहान वानी हो, कुत्ते की मौत करके उसको दफनाना है कब्र के अंदर कश्मीर के अंदर, या सरहद के पार पाकिस्तानी जहादियों को मौत की घाट उतारना है, ये हमारे लिए गर्व की बात। ठीक है, गर्व की बात है। अजय वर्मा आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? एक लाइन बोल दीजिए, फिर आपको मैं आपसे मैं अलग सवाल पूछूंगा। एक लाइन बस बोल दीजिए, आपको खुशी हुई कि नहीं? अरे रुकिए ना गौरव कपूर, प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। अजय वर्मा जी, बड़ी अच्छी बात है। भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला करेगा, भारतीय सेना जवाब देगी तो सीना 56 इंच का हो जाएगा और बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सही बात। अब ठीक है, अब आपने गौरव कपूर सुन लिया होगा। जितना मैं भारतीय उतना अजय वर्मा भारतीय। आपने कहा कि भारतीय, तो क्यों सवाल पूछूं? इन तीनों लोगों ने ताल ठोक कर कहा, इंक्लूडिंग में, कि खुशी हुई। आप बता ही नहीं पा रहे खुशी हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, मन में क्या भावना आई? आप अपनी भावना ही व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं आप मेरे से पूछना। मैं भाजपा की तरह नहीं हूं कि अपना वोट बैंक। अरे मैं आपके साथ बोलूंगा। चलिए, मैं हिंदुस्तान का, मैं जम्मू कश्मीर का गौरव भाई सुनिए ना, आपके गठबंधन के साथी है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी से आप लोगों का गठबंधन है। अजय वर्मा यहाँ गठबंधन के साथी हैं, वो भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई और सीना 56 इंच का हो गया, चौड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने भी कई सारे एक्शन लिए हैं। जब उनकी सरकार थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैं नहीं था, मैं नहीं पैदा हुआ था, लेकिन जब मुझे समझ हुई और पता चला कि हिंदुस्तान ने तब क्या किया था, मैं जितनी बार सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस पाकिस्तान ने आंखें दिखाई, 2 टुकड़े कर दिया जब कांग्रेस की सरकार थी, तो और उतना ही गौरवान्वित होता हूं जितना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय भी हुआ। ऐसा नहीं है कि उससे कम गौरवान्वित होता हूं। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब ऑब्जेक्शन किया? मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ पूछा कि आपको खुशी हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा कि आपने ऑब्जेक्शन किया। अब मैं इस पर कहावत बोल दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए अजय वर्मा जी, अब आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा समय देर से आ रहा हूं, माफी उसके लिए। सवाल ये कि ये बार बार बात हो रही है, सैफुद्दीन सोज आपकी पार्टी के नेता रहे थे, उन्होंने कहा था आतंकियों से बातचीत करनी चाहिए थी। 370 पर आप लोग एजेंडा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सर, इसीलिए मौका मिल रहा है सामने वाले को आपसे सवाल पूछने का। देखिए, अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने लोगों के विचार हैं। राष्ट्रभक्त राकेश पांडे जी, हम अपनी पार्टी के विचार, अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी और देश के हित की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं, आप भी नहीं और प्रदीप भंडारी भी नहीं है। संवैधानिक पद पर सतपाल मलिक गवर्नर थे, 2 स्टेटों के गवर्नर रहे। जब वो गवर्नर जब शंका जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर तक जा सकती है, जब पुलवामा वाला मामला हुआ था और उस पर सवाल उठाए गए थे, तो अब ये पाकिस्तान का ये सहयोग है बीजेपी का, यह प्रयोग है कि चुनाव के समय क्यों ऐसे प्रोग्राम और ऐसे बयान आते हैं। जैसे जब लोकसभा का चुनाव था, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जो भाषा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलती है, मैं एक रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं आपके इस चैनल पर। मैंने और भी पहले भी कहा था कि ये भाजपा की IT सेल और भाजपा की सोची समझी रणनीति है। क्योंकि जब बिन बुलाए बिरयानी खाने तो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री गए नहीं थे, रेड कारपेट लेने भी माननीय मोदी साहब गए थे, बिन बुलाए भी गए थे, बधाई देने भी गए थे। तो जब ये वहां बिन बुलाए जाते हैं तो इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है और इसकी जांच हो। हमने अपने हाईकमान से कहा है कि जांच कराइए अपने तरीके से और इसके खिलाफ एक कार्यवाही शुरू करें कि देश की सरकार और पाकिस्तान मिले हुए हैं, और जब चुनाव जीतने का मुद्दा आता है तो वो उधर से अपनी बयानबाजी करा देते हैं और उसका आरोप कांग्रेस पर और पार्टियों पर, सारे विपक्ष पे लगा देते हैं। क्योंकि सिर्फ यही राष्ट्रभक्त हैं और सारे 70% लोग देशद्रोही हैं। आप भी अजय वर्मा जी, आप भी राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन आपने एक नई जानकारी दे दी
अच्छा एक बात बताइए प्रदीप भंडारी, जो आप लोगों का सदस्यता अभियान चल रहा है ये पाकिस्तान में भी चल रहा था क्या? ख्वाजा आसिफ को ले लिया पार्टी में, बीजेपी आईटी सेल में घुसा दिया। मेरी पूरी होने दीजिए राकेश। अच्छा चलिए 30 सेकंड और दीजिए, इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर यही सवाल प्रदीप जी आपके पास होने दीजिए। आप बोलिए। प्रदीप जी भाई हैं हमारे। देखिए प्रदीप जी अभी कह रहे थे, मैं प्रदीप भंडारी जी से पूछना चाहता हूं, आज तक वो कानबाई में वो आरडीएक्स कहां से 300 से 500 किलो वो नहीं आप बता पाए। वो डीएसपी सरदार जी थे, उनके बारे में क्या करा, उनको क्या मौत की फांसी दी नहीं दी। पुलवामा के परिवारों को आज तक आपने जो सैनिक शहीद हुए थे उनको जो चीजें गई थी वो नहीं दी गई। वो कार कानवाई में कहां से आ गई, एयर लिफ्टिंग की इजाजत क्यों नहीं दी, क्यों कार से लेगी, ये सवाल तो देश की जनता। ठीक है ये सवाल, लेकिन आपने एक बात कही अजय वर्मा जी, उस पर मैं जवाब चाहूंगा। प्रदीप भंडारी, ख्वाजा आसिफ को आपने बीजेपी की सदस्यता दिला दी है, बीजेपी आईटी सेल में रख लिया है क्या? देखिए अजय भाई, पहला तो झूठ ये बोल रहे हैं, पुलवामा के सभी शहीदों को पूरी तरीके से सम्मानपूर्वक हर चीज दी गई है। जाके पूछिए, आर्मी का ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट भी है। अजय भाई नेशनल सिक्योरिटी में राजनीति मत करिए। मैं 2-4 बयान सुना देता हूं कांग्रेस के नेता के। भाई मणिशंकर अय्यर हमारी पार्टी में तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हटाया नहीं, राजीव गांधी के करीबी थे। 2015 में जाके क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेते हैं। भाई उसके बाद मुझे बताइए 2024 के पहले भी जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब डाल देगा हिंदुस्तान के अंदर। राहुल गांधी मिले इलान उमर से, मुझे बताइए अभी यूएस की विजिट में, इलान उमर कौन है? पाकिस्तानी सेना द्वारा फंडेड व्यक्ति जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जाती है, जिसमें हिंदुस्तान की एम्बेसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारी देश की अखंडता के खिलाफ स्टैंड लिया गया है। उसके साथ एंटी नेशनल सोच क्यों नहीं आगे आएगी, ये सवाल है। तो हम तो नहीं गए, ये लोग गए। मुझे बताइए अगर इनको ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से डिसएग्री तो डाल दीजिए कि आर्टिकल 370 अगर ये रहेंगे तो आर्टिकल 370 रिवोक नहीं होगा। इनकी दिक्कत यही है कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी बने हुए हैं। ये चाहते हैं सेपरेटिस्ट राजनीति जो है वैली के अंदर आगे बढ़े, जिससे कि इनकी जो वोट बैंक की राजनीति आगे। ठीक है, जवाब अजय वर्मा जी आपका जवाब, फिर मैं ललित जी आपके पास। पाकिस्तान के हर नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इससे हाँ ठीक है अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी का मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल दीजिए भाई, बिल्कुल दीजिए। बीच में नहीं बोला था प्रदीप जी आपके। प्रदीप जी ऐलान उमर के लिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा, देखिए टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए, आपको एक्सपोज कर रहा हूं मैं कि पाकिस्तान की आर्मी द्वारा फंडिंग, वो सबूत है आपके पास कोई, या फंडिंग का कोई अकाउंट नंबर या कोई बैंक स्टेटमेंट है कि अकाउंट से फंडिंग हुई है? अगर वो हो तो आप प्रदीप जी दिखा दीजिए। अरे रिपोर्टेड है, दिखा रहा हूं। दिखाइए आप दिखाइए। आप 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, निकाल रहा हूं। 10 सेकंड दीजिए। एक चीज दिखा दीजिए भंडारी जी जरा। मैं दूसरा बता रहा हूं आपको। राकेश जी भंडारी जी बोलिए, एक चीज और दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, पहले एक चीज तो दिखा लेने दीजिए गौरव भाई, एक चीज दिखा लेने दीजिए। गलवैया है, बोलिए तब तक अजय जी आप बोलिए। पाकिस्तान की आपसे क्या गलवैया है? और सुन लीजिए, हाँ जो बाइडन जी से जो राष्ट्र दिखाइए भाई स्क्रीन में, दोनों को रखिए अजय जी और रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे भैया निकाल दिया, ये लिए, ये दीजिए। अगस्त 18, 2023 बड़ा करवाइए। यूएस कांग्रेस वुमेन इलान उमर कंट्रोवर्शियल विजिट टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 2022 वाज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये देखिए आप, राकेश जी मैं आपको भेज देता हूं, आपको मैं इसी वक्त व्हाट्सएप कर देता हूं, अगर आपको हो तो आप जरूर इसको दिखाइएगा। ये नहीं, मेरे साथ सच्चों पे नहीं है भाई, सच्चों पे मैं बहुत मजबूत हूँ आपका वजह से। एक भी चीज नहीं, कांग्रेस जैसे नहीं बोलता कि 4 झूठ बोलो और 1 सच बीच में बोलने का प्रयास करो। मतलब होना फंडिंग करना, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है फाइनेंस। अरे स्पॉन्सर्ड है राकेश जी, आपको मैंने लिंक भी भेज दी है। फंडिंग करना, अरे ये डिस्क्लोजर पाकिस्तानी सरकार ने करा 18 से 24 अप्रैल के बीच में। दीजिए अजय जी, अरे अजय जी भैया चिट्ठी भेज रहे हैं। अजय जी सबने रिपोर्ट करा था, आप नहीं पढ़े थे। अब मेरी दूसरी सुन लीजिए। अरे अजय जी सब देश की पूरी, चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूं। अजय जी ललित अंबरदार इंतजार कर रहे हैं। ललित अंबरदार जी दूसरी सुन लीजिए, बस मेरा 30 सेकंड नहीं हुए। अच्छा चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए, सुन लीजिए और 30 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिख देखिए, बाइडेन साहब को, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब को एक चिट्ठी लिख दीजिए, या मोदी जी से आप लिखवा दीजिए कि आपकी जो पार्टी की सांसद है वो आतंकवादियों से जुड़ी हुई है और फंडिंग, वो भी लो, लिखवा के दो और जो बाइडेन आपसे जवाब दे देंगे। वो भी मैं दे रहा हूं, मैं आपको भेज देता हूं इंडियन एम्बेसी का जवाब दिखाओ जरा जनता को, तो आपका झूठ एक्सपोज होगा। ये भी आपको दे देता हूं।
वो भी मैं दे देता हूं। स्क्रीन पर दिखा दीजिए प्रदीप भंडारी, दिखा दीजिए। मैंने आपको भेज दिया है, आप अपने इसकी टाइम्स नाउ ने भी रिपोर्ट किया था। अगस्त 2022 के अंदर पाकिस्तान सरकार ने डिस्क्लोजर किया था कि इल्हान उमर की जो विजिट थी पीओजेके को, उसको पाकिस्तानी सरकार ने फंड किया था। ये हर जगह रिपोर्ट हुआ है। अब आपके शो खत्म होने के पहले मैं आपको इंडियन एम्बेसी का स्टेटमेंट भी सुना देता हूं। ठीक है, ठीक है। ललित अंबरदार, 3 परिवार बार बार टारगेट पर हैं और कहीं ना कहीं से ये जम्मू कश्मीर में अधिकतर समय तक सत्ता में रहे। बतौर कश्मीरी आपको क्या ये लगता है कि वाकई जो कुछ अभी तक जम्मू कश्मीर ने झेला है वो इन 3 परिवारों की वजह से, या फिर सिर्फ ये सियासी जुमला है? देखिए, कश्मीर का जो चर्चा हो रही ना, मैं इसको एक भारतीय की नजर से देखता हूं, क्योंकि कश्मीर सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं है। अगर आप कश्मीर जो है भारत के लिए एक एग्जिस्टेंस का एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है। अगर हम कश्मीर को नहीं संभाल पाएंगे, कश्मीर जहाज को नहीं रोक पाएंगे, मैं आपको कब से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर दर्जनों कश्मीर उभर के आएंगे और उभर के आ भी चुके हैं। जब आपको धमकी देते हैं कि आप अपने अंतिम संस्कार की समरी का समाधान करके रखिए, एक बच्चा बोलता है तो आप समझ सकते हैं। हैदराबाद का छोटा रजाकार कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दीजिए, हम तुमको दिखा दें क्या करेंगे। आज आपकी गणेश यात्रा निकलती है, राम की यात्रा निकलती है, आपका हर जगह पे पथराव होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वही माहौल है। तो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहता हूं, पार्टी तो आपस में बहस करती रहेंगी। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था और वहां पे कलकत्ता में बंगाल की सड़कों के ऊपर हफ्तों तक हिंदुओं की लाश को गिद खाते रहे। नेहरू एंड कांग्रेस झुक गई, डर गई और झुक गए जिन्ना के सामने और बंटवारा होने गया। और बंटवारा होने के बाद लाहौर की सड़कों के ऊपर हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया गया डोल के ऊपर। ये कांग्रेस ने उनको, गरीब हिंदू और सिख जो दिल्ली नहीं आ पाए, जो बॉर्डर नहीं क्रॉस पाए, 15 अगस्त तक उनके हवाले, दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? हमने जब बंटवारा किया, ऐसी ज्योग्राफी बना के दी नेहरू एंड कांग्रेस ने कि हमारे यहाँ पे कि 2000 किलोमीटर दूर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिए, लेकिन चिकन नेक 20 किलोमीटर का चिकन नेक छोड़ दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के। ये हम नहीं संभाल पाए। यहाँ पे हमारी आस्था के स्थान करतारपुर 1.5 किलोमीटर बॉर्डर से दूर, अगर हमारा ननकाना साहब छोड़ दिया हमने उनके हवाले, क्योंकि हमें अपने धर्म, अपने राष्ट्रीयता, अपने समाज के बारे में कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों को अपील करने की वो वक्त थी जिन्ना के टाइम। और सुनिए कश्मीर के अंदर क्या हुआ। कश्मीर के अंदर उसी वक्त यहां पे बोला ऑफिशियली, हम 2 नेशन थ्योरी नहीं मानते, लेकिन कश्मीर में जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 370 देके वही जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को कश्मीर के अंदर बरकरार रखा। छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर के अंदर, और उसका सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी हिंदू, क्योंकि कश्मीर जहाज बन के आया, मिलिटराइज हो गया। और ये बताना चाहता हूं दूसरी पार्टी से, आपने ये जो टीवी का जो इंटरव्यू की बात कर रहा है, हमीद मीर एक छोटा पत्रकार नहीं है। हमीद मीर के द्वारा पाकिस्तान की सरकार ने, आईएसआई ने वहां पे एक मैसेजिंग की है, क्योंकि हमीद मीर को दुनिया में सुनते हैं। कश्मीर के अंदर जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस शायद वोट नहीं देना चाहते थे, हमीद मीर ने उनको अपील किया है, अपनी स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया है कि ये लोग हैं जिनको तुमने अपील कर, तुमको वोट देना। आप बोलिए, जवाब है ललित अंबरदार की बातों का। 30 सेकंड आपको देता हूं सर। दूसरी बात सुनिए। सुन लीजिए ललित अंबरदार को, फिर भी दो, आपने 3 बार दिए प्लीज। बोलिए ललित, बोलिए। बताना चाहता हूं, दूसरा ये बताना चाहता हूं, कश्मीर के जहाज के सबसे बड़े 2 शिकार, मेरा महाराजा दिराज, महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर का हीरो है, जिसने इतना बड़ा स्टेट दिया था जवाहरलाल नेहरू को, उसने एक जीतती हुई आर्मी को रुकवा दिया। और आज की तारीख में पाकिस्तान के अधिक इतना बड़ा कश्मीर के अंदर जड़ 70 साल की वही नेहरू एंड कांग्रेस की है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, उस डोगरा लोगों को और जब महाराजा हरि सिंह को हर 13 जुलाई को कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019। ठीक है ललित भाई, थोड़ा सा समय कम है, मैं एक जवाब इस पर चाहता हूं। गौरव कपूर 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड फॉर यू। सुनिए सर, एक चीज और, कश्मीरी हिंदू का जो नरसंहार हुआ सर, एक चीज और, कश्मीरी हिंदू का जो नरसंहार हुआ, ठीक है जुबान बंद क्यों है? रेप की ठीक है गौरव कपूर 30 सेकंड, रुक जाइए ललित भाई, हो गया ललित भाई 1 मिनट, समय थोड़ा सा कम है, मुझे 2-3 बातें ला देनी है। गौरव कपूर सिर्फ 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी। 5 सेकंड। हाँ मैं आपको दूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। गौरव की आवाज नहीं आ रही है। गौरव कपूर आपने म्यूट कर रखा है, ठीक करिए जल्दी से। नहीं निकलेगी,
गोरे नहीं निकलेगी। जी मैंने कहा ललित जी ने जो इतना बड़ी जितनी बड़ी बातें पूछी है, एक कांग्रेस के स्पोक पर्सन बैठे हैं, ये जो इन्होंने कांग्रेस पे एलिगेशन लगाए ये उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं बात करूंगा, आपने जो कहा कि कश्मीर नहीं सर, वो ये भी कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग हुई है क्या जम्मू कश्मीर से कि जो सिंपैथी रखते हैं आतंकियों से उनको वोट किया जाए। ललित अंबरदार के कहने का मतलब यह है जो आप नहीं समझ पाए। 10 सेकंड प्रदीप भंडारी आप कुछ बोल रहे थे, मुझे शो बाइंड अप करना है। राकेश भाई, मैंने वापस से कांग्रेस का झूठ एक्सपोज कर दिया है। ये रहा हिंदुस्तान की एम्बेसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। जब इल्हान उमर की विजिट हुई थी उन्होंने कहा था ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को जो है ये उसके ऊपर एक हमला है, इसको कंडेम करते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, वक्त इतना ही है। अजय वर्मा जी, आप कह रहे थे कि कब आधिकारिक तौर पर विरोध, तो आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज हुआ था जो कोर्ट कर रहे हैं और ये फैक्ट भी है।